हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी के आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यही कहलाएंगे। आप इनको चाहे पीवाईक्यू तो है ही, मॉक टेस्ट कहें कि आप डेली अगर 30 क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू के भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आपकी कितनी तैयारी जो है अब तक हो चुकी है, तो एक एनालिसिस भी हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर, हम प्राथमिक स्तर का सबसे पहले कर रहे हैं, लेवल 1 का हम पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षक में होना चाहिए, एक टीचर में जो चीज़ होनी चाहिए, इन चारों में से सबसे पहले धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। पेशेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो बाकी के तीनों ऑप्शन हैं ये भी मतलब कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ये बड़े लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँच जाते हैं और बड़ी क्लासेस में पहुँच जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं शिक्षक में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की, तो आपने जो क्या करना है, क्वेश्चन के लेवल को समझना है कि वो किस लेवल का आपसे जो है पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका जो है सबसे बेहतर हो सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक स्वभाव है एक शिक्षक का, यानी कि उसके नज़रों में सभी बच्चे बिल्कुल समान हैं। क्वेश्चन का जो है मीनिंग समझे, उसके बाद आप जो मेरा ये लगता है कि ऑप्शन आप देखते हैं ना, तो आपको बहुत सही तरीके से समझ आएगा। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास जो है व्यक्त करना चाहिए कि शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए या शिकायत दर्ज करें। अब आप देख रहे हैं, एक तो होगा कि लोकतांत्रिक है, सबसे पहले है लोकतांत्रिक, यानी कि उसकी नज़रों में, एक शिक्षक की नज़रों में सभी बच्चे क्या है, समान हैं। ठीक है, आप चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आपका इतना मानसिक स्तर हो गया कि आपको जो है सही ऑप्शन पता लग गया होगा। हाँ, और कमेंट सेक्शन में आपने आउट ऑफ 30 अपने मार्क्स ज़रूर डिस्कस करने हैं, क्योंकि यही जो है आपके मॉक टेस्ट है, यही आपके पीवाईक्यू हैं ही। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपके डेली मैं करवाऊंगी और साथ साथ आपको हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस ऑप्शन पढ़ दिया, ठीक है, आपको इसका पीछे का लॉजिक भी बताऊंगी मैं। ठीक है, आप जब देख रहे हैं कि अनुभाग बदल दे, ये कोई सोल्यूशन है क्या? अनुभाग बदल दे कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को निकाल दो, नो। इसमें जो अच्छा जो आपको लग रहा है, पॉजिटिव वे में लग रहा है, वो आपको बी ऑप्शन लग रहा होगा कि अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, उनको टीचर पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि, और जो उनको समस्या दिख रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि आपके प्रधानाचार्य को बता दें, ना कि उसको ये कि शिकायत लेनी चाहिए। और मतलब कि ये काम नहीं करना चाहिए जो तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब आप ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप सबको पता है कि ये पियाजे के जो है आपके 4 स्तर बताए गए हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, और आप देखेंगे कि 2011 में पियाजे से बहुत क्वेश्चन आए हुए। पियाजे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
खैर, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चा है वो तार्किक रूप से जो है वस्तु व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। जब तार्किक रूप से आएगा तो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका मूर्त से होगा। मूर्त मतलब एक, बिल्कुल मैं आपको कहती हूँ, तंत दूंगी। मूर्त मतलब मूर्ति, ठीक है। मूर्ति को हम देख सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, मूर्ति। अमूर्त हो गया कि अमूर्त वो हो गया कि जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तर्क कहाँ देगा। तर्क दिखता है ना, आप कोई भी तर्क दे रहे हो, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैंने उस चीज़ का आपको लॉजिक दिया, तो वो आप उसको कहोगे ना कि मैम ने हमें बिल्कुल अच्छा सा लॉजिक दिया। देखिए, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो आप थ्योरी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कहीं आप अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं बन रहा है तो ये उसके लिए है, लेकिन आपको पियाजे की थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। मैं भी आपको जो है कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में जो है चिंतन प्रारंभ कर देता है, लॉजिक देना शुरू कर देता है, तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ आ जाती है। ये पियाजे के अकॉर्डिंग है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। मन का मानचित्रण जो है वो संबंधित है। मन का जो मानचित्रण है वो किससे संबंधित है? तो मन का जो मानचित्रण है गाइस, ये आपकी जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। मन का मानचित्रण का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम की जितनी भी अच्छी सी रूपरेखा है उसकी आप जो है अपने मन में बना लो। तो मन का मानचित्रण हमें ये है कि हाउसवाइफ, एज ए हाउसवाइफ मैं अपना जो है आपको करेक्ट बता सकती हूँ कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है। अपने मन मन में बोलते हो ना, ऐसे तो है नहीं कि आप किसी से भी डिस्कस करने बैठ जाओगे कि आज मैं अपने घर का ये काम करूँगी, मैं अपने घर का ये काम करूँगी। आपका शेड्यूल जो है बिल्कुल निर्धारित होता है कि आपने पूरे दिन में ना क्या काम करने हैं, तो ये आपके सारा सब जो होता है शेड्यूल पे रहता है। तो जो काम है वो आप अपने मन में बना लेते। तो मन का मानचित्रण क्या होता है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से उस पर हमने क्या करी, खोज करी है, उस अब जो हम चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर हमने खोज करी है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मन का मानचित्रण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका आपका कौन हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे को सिखाना है और उसको सीखने संबंधी समस्याएं आ रही हैं, वो सीख रहा है लेकिन उसको समस्याएं आ रही हैं, तो सबसे अच्छा बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब देखिए, आपको ये ऑप्शन पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि जहाँ पर विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ आ रही हैं। एक शिक्षण पद्धति पर कभी भी, ये तो गांठ बांध लो कि एक शिक्षण पद्धति पर कभी भी प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक है वो निर्भर नहीं रह सकता है। हम प्राथमिक स्तर पर जब भी बात करते हैं तो आपको विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का जो है यूज़ करना होगा। उसकी जो आपकी कैपेबिलिटी होगी, जो आपका स्टूडेंट है उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो है आप उसकी जो शिक्षण पद्धति का यूज़ करेंगे। एक शिक्षण पद्धति जो है मैं कहती हूँ कि अलग अलग विद्यार्थियों पर अप्लाई नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, कई बहुत तेज़ होते हैं, कई बहुत मिडल होते हैं। तो ये उसकी मतलब कहते हैं क्षमता के अनुरूप जो है आप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट है आपके साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो है पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यालयीय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग। देखिए, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों का शिक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए जहाँ भी अगर आ गया कि अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग, अच्छे अंक का कभी भी विद्यार्थी पर किसी तरीके से आप बल नहीं दे सकते हैं, नहीं देना है। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का प्राथमिक स्तर पर आप बल नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं। अच्छा,
अच्छा शिक्षक के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए। अब व्यवहारिक मूल्य क्या सिखाएंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को? नहीं हो सकता। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए उसे अवसर उपलब्ध कराए। जहाँ कहीं भी अगर आपको अवसर उपलब्ध आ रहा है, ऑप्शन आपको दिया गया है और आपका क्रिएटिविटी से वो रिलेशन बना रहा है, तो वो आप आंख बंद करके ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो अवस्था हमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमूर्त की। मैंने अभी आपको मूर्त के बारे में बताया। मूर्त मतलब मूर्ति, जिसे हम देख सकते हैं। तो देखिए वो उम्र थी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी आपकी 7 से 11 वर्ष। अब बात हो रही है यहाँ पे अमूर्त की। तो आप देख सकते हैं कि आप 4 ऑप्शन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 है, पूर्व में जो है आपकी 2 से 7 है, संवेदी में आपके जो है संवेद आते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष। लेकिन यहाँ बात हो रही है अमूर्त की। तो अमूर्त के लिए आपका 12 वर्ष से ऊपर होगा। तो राइट ऑप्शन इज ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान दे, स्पष्टीकरण दे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब आप खुद देख सकते हैं कि किसमें आप जल्दी सीख सकेंगे। किसमें सीख सकेंगे? जब आप वास्तविक दुनिया से अपने आप को जोड़ेंगे, उसमें जो है विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका बालक, आपका विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, 9th की ओर। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्षणोन्मुखी होता है, अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम होता है। देखिए जहाँ पर ही वर्ड आ जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंस में, ही कुछ नहीं होता। अगर आपने सीखना है ना तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में ही जाके पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन से भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैंने खुद डिस्टेंस से करा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक है, 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित आपके विद्यार्थी हैं कि उसके विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करें और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएं। कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर श्रव्य सीडी के माध्यम से, सुनकर, वो देख नहीं सकता ना, सुनकर उसको जो है आप सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ठीक है, तो देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अब आप देख सकते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक चीज़ों में आपकी 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे हैं कि अगर उसमें अगर संवेगात्मक सुरक्षा देनी है, अगर बच्चे को आप संवेगात्मक सुरक्षा नहीं प्रदान करते, हमेशा उसमें डर का भाव रखते हैं या हमेशा कोई एक ही आप उसके साथ संवेग यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी किसी प्रकार से सुरक्षा नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से बच्चे को उसके अकॉर्डिंग मतलब कि क्या करना चाहिए, संवेग उत्पन्न करने चाहिए। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर। ठीक है, संगति की आवश्यकता, बिल्कुल सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में संगति आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी संगति जैसी होगी वैसे ही आपका जो है सामाजिक विकास होगा। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, अगर आप किसी से वार्तालाप करेंगे तो आपकी सराहना भी की जाएगी और उसकी आपको आवश्यकता भी है। लेकिन आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका विद्यालय व कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। तो बताइए क्या लगता है आपको?
देखिए यहाँ पर विद्यालय सबसे पहले आ गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से आपके विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक जो है माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी हो या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति हो। देखिए अब इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो सकता है बी। आप विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उस चीज़ को पहले अभिप्रेरित करेंगे। ठीक है, पहले आप उसको मोटिवेट करेंगे तभी वो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का ये संकेतक माना जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन है ये। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण व उच्च तरीके के संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो है ना ये। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, बिल्कुल है, ये तो है, ये तो लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी जल्दी रटना जहाँ आ जाए, तो वही जो बुद्धिमानी का संकेत नहीं है, वो तो रट्टू तोता कहलाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये आपको डेली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके कंसेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर होंगे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो वो आपके जाता है पियाजे को। ये स्टेटमेंट जो है ये आपके पियाजे साहब ने दी थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो है खुद ही सृजन करते हैं। ठीक है, तो ये पियाजे ने कहा है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का जो क्या देती है, अवसर देती है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये हो रहा है कि घर में वो ज़्यादा बात नहीं करती है, विद्यालय में बात करती है। इसका मतलब ये है कि घर में उसे इतनी मान्यता नहीं मिलती, लेकिन उसको अपने स्कूल में उसकी बातों को मान्यता मिलती है। जो विचार वो प्रस्तुत करती है उसको अपने स्कूल में मान्यता मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाज शास्त्र? बताइए। हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 18 क्वेश्चन की ओर हम फटाफट बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में जो आपकी अभिप्रेरणा है वो पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का जो है योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यह शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। क्या लगता है आपको? तो क्या करती है? जो सीखने की प्रक्रिया में आपकी जो मोटिवेशन है वो एक तरह का क्या काम करती है? वो एक तरह की एक इंटरेस्ट पैदा करती है। आपके जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें एक इंटरेस्ट पैदा करती है। अगर आप उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो वो इंटरेस्टेड होगा और उस काम को सीखेगा जो आप काम उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली जो है डैश की ओर जो है संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली आपकी पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली आपकी विषय वस्तु। तो देखिए पाठ्यचर्या क्या है? विद्यालय का जो भी आपका संपूर्ण कार्यक्रम है, मतलब कि करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ उस चीज़ से सीखे, उस चीज़ से वो अनुभव प्राप्त करे, तो वो आपका क्या होगा? पाठ्यचर्या शब्दावली। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वो किस पर होती है? निचली कक्षाओं में शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। जो निचली कक्षाएं हैं उनकी जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो मुख्य रूप से आपके विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति भी अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम या सीखने का सादृश्यता
नियम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका ये है सादृश्यता नियम। मतलब क्या? अतीत की जो आपकी जितनी भी समान आपने जो भी अतीत में करा, ठीक है, उसके उसके बिहाफ पर आप क्या करते हैं? अपनी नई स्थिति की क्रिया वैसे ही अनुक्रिया करते हैं। तो ये आपके सीखने का सादृश्यता नियम होता है। तो टी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 22 पर। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना। देखिए, पहला ही ऑप्शन ऐसा है कि दूसरों के साथ झगड़ा करेंगे तो वो प्रतिभाशाली कैसे बनेगा? वो तो अपने काम में मोटिवेट हो ही नहीं सकता, वो कोई काम करेगा ही नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। अभिव्यक्ति में नियमितता बिल्कुल होती है प्रतिभाशाली बालक में, जिज्ञासा भी होती है, सृजनात्मक विचार भी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए, उसको इतना भी आप मत, एक तो वो खुद ही इतना लाचार है, उसको इतना भी मत करो कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है बच्चे को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 24 आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करें। प्रतिपुष्टि, जिसको हम फीडबैक कहते हैं, देखने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो देखिए, जहाँ पर देखिए विविध तरीके आ गए ना, कि शैक्षिक और सह शैक्षिक जितने भी आपके क्षेत्र हैं उसको क्या करें? विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करें, जानकारी प्राप्त करें और विविध तरीके उसमें वो यूज़ करें। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये आपके पठन विकार से संबंधित है। 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका होनी चाहिए। कैसे निभानी चाहिए? अग्रनुमुखी भूमिका हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, तटस्थ हो या नकारात्मक हो। देखिए, अग्रनुमुखी होना चाहिए। हमेशा अगर बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना है तो माता पिता को तो हमेशा आगे रहना ही होगा। अगर आप माता पिता एज ए पेरेंट्स मतलब आगे नहीं रहते हैं तो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख सकता। और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चे को सिखाने के लिए माता पिता को हमेशा आगे रहना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 27वां क्वेश्चन। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार जो है वो किससे संबंधित है? अगर आपने विकास के सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 27 का आप राइट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो है किसने बढ़ावा दिया था? तो आप सबको पता है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत तो गेस्टाल्टवादी जो है सबसे आगे रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि देखिए, एक तो वयस्क आ गया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, वयस्क आ गया है ना, तो ये जो है आपका किशोरावस्था में ये चीज़ होती है, बिल्कुल सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए, फिर से जो यही क्वेश्चन आ गया है पियाजे के, आपको 4 जो है विशिष्ट अवस्थाएं मैंने आपको जो है वीडियो में भी बताई है, स्टार्टिंग में भी बताई है, मिडिल में भी बताई है। ठीक है, तो प्याजे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करके आज आपने देख लिया कि प्याजे से कितने क्वेश्चंस आए हैं। आज का जो आपने पेपर करा है मेरे साथ किया है, ठीक है, तो अगर आपको पता लगा है कि हाँ कि मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आता, मुझे किस में नीड है, हम आगे भी करेंगे, आगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, कंसेप्ट कुछ तो क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिए, रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। आज आपको ये ज्योग्राफी की भी वीडियो मिल जाएगी और अब ये भी वीडियो मिल जाएगी। ज्योग्राफी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, हिस्ट्री जो चल रही है, हिस्ट्री मैं कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज की डेट में आपका 2011 का प्राइमरी लेवल का जो है क्वेश्चन सेट भी सॉल्व हो गया है CDP का। ठीक है, तो हुई ना, अच्छी बात हो गई ना। मॉक टेस्ट भी हो गए, हमारा PYQ भी हो गया, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। मतलब देखिए, आपको PDFs हर जगह मिल जाएंगी, सब कुछ है, लेकिन उसको पढ़ना किस तरीके से पढ़ना वो आप पर निर्भर करता है।
ठीक है। अब ये कहे कि पीडीएफ दे दो, उसको पढ़ के आप ऐसे ही आप रख देंगे, आप मेरे साथ करेंगे ना तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद भी रहेगी। हाउसवाइफ हमारे चैनल पर हैं ही, ठीक है, तो अच्छे से याद रहेगी। तो याद करने पर, कंसेप्ट को सीखने पर ध्यान दें बजाय पीडीएफ करने पर, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।